वेलकम टू एडुकेमी। मेरा नाम रोहित कुमार और आज हम मध्य प्रदेश की बजट पर हम चर्चा करेंगे। 2022 और 2023 का बजट 9 मार्च को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। आज की जो हमारी क्लास जो होगी वो मध्य प्रदेश की बजट पर होगी और हम जानेंगे कि भाई बजट क्या होता है और इस बार मध्य प्रदेश की सरकार ने बजट में ऐसा क्या लाया जिससे जनता के लिए वो जन कल्याण के तौर पर देखा जा सके। सबसे पहले बजट की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि बजट होता क्या है, बजट को हमारे संविधान में कहाँ रखा गया, आखिर बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और बजट हमारे भारतीय या फिर आप कह सकते हैं कि उसका महत्व क्या है, हर राज्य का बजट क्या होता है, इस सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बजट की बात करें तो बजट, जैसा कि हमने बजट के भी क्लास में आप सभी को बताया था कि बजट एक फ्रेंच भाषा से आया, फ्रेंच भाषा से या फ्रांसीसी शब्द के बुगेट से लिया गया है जिसका मतलब होता है चमड़े की थैली। चमड़े की थैली तो बजट हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो व्यक्ति हो या राष्ट्र हो, में काफी महत्व रखता है। वास्तविक रूप से अगर हम बजट की बात करें तो बजट है क्या, तो कहा जाता है कि बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिससे अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व और व्यय का एक लेखा जोखा, एक दस्तावेज आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि बजट अपनी राजकोषीय नीति को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक प्राथमिक उपकरण के तौर पर बजट को माना जाता है। मतलब कह सकते हैं कि बजट के माध्यम से सरकार जो है अगले वित्तीय वर्ष के अनुमानित राजस्व और व्यय का एक लेखा जोखा एक वर्ष पहले ही तैयार करती है। जैसा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 2022 और 23 का, अर्थात 22 और 23 के बीच में सरकार जनता के लिए क्या करने वाली है, जनता से कितना टैक्स वसूलने वाली है और उस टैक्स को जनता के जन कल्याण में किस प्रकार से खर्च करने वाली है, उसी का लेखा जोखा के तौर पर हम बजट की बात करते हैं। अंग्रेजी में कहे कि बजट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेनिंग टू एस्टिमेटेड टू रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर for the next financial year. It means a budget is the primary tools used by the government to implement its fiscal policy here. सिंपली सी बात है, मतलब बजट जो है अनुमानित राजस्व और व्यय का एक लेखा जोखा आंकड़ा की बात करते हैं। अगर हम चर्चा करें कि अगर एक आदर्श, एक आइडियल बजट क्या होता है, तो जैसा कि हमने पहले भी हम बात किया था कि सरकार जो है बिना किसी स्वार्थ निहित को लेकर बहुराष्ट्रीय संगठन, एक व्यक्ति, एक परिवार और अच्छी से अच्छी योजना जो जनता के लिए, जनता का योग्य हो, उसके लिए जब एक लेखा जोखा रूपरेखा जब तैयार करती है तो हम कह सकते हैं कि ये जनता के मद्देनजर रखते हुए, जनता की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए, जनता के जन कल्याण के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक वार्षिक वित्तीय नीति बनाया जिसे आप आदर्श बजट कहते हैं, जिसमें वित्त मंत्री के द्वारा ये पेश किया जाता है। वित्त मंत्री सरकार के समक्ष अपनी व्यय का एक लेखा जोखा आंकड़ा पेश करती है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे संविधान की अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 कहता है कि हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया। मतलब बजट शब्द के स्थान पर हमारे संविधान में अनुच्छेद 112 में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है। अनुच्छेद हमारा 112 कहता है और वही अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान संसद के दोनों सदनों में जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो रखवाते हैं, जिसे सरकार के गत वर्ष के आय और प्राप्ति और व्यय का एक ब्यौरा होता है। सिंपल सी बात है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात हो रही है। वहीं पर अगर हम बात करें तो बजट की अनुमानित मुख्य रूपरेखा को दो मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार संचित निधि से उस व्यय को बाहर निकालती है। जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया कि भारत सरकार के अंदर में 3 प्रकार के निधि होते हैं, फंड होते हैं।
जिसे आप एक संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या पब्लिक अकाउंट, और या आप आश्विक निधि जिसको कंसिस्टेंसी फंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 3 प्रकार के, और उसी निधि से, संचित निधि से बजट के पैसे को निकाला जाता है भारत सरकार का। तो इसके अंदर में हम यही कहने वाले कि भाई बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है। बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग हमारे संविधान में किया गया है। अब बात करते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि भाई बजट की बात तो हो गई, अब ये थोड़ा सा मैंने विवरण आपको बताया कि इस प्रकार से बजट होता है, लेकिन अब यहां पर मुद्दा जो है मध्य प्रदेश की बजट की बात है, क्योंकि कल 9 मार्च को मध्य प्रदेश की सरकार ने अपना बजट लाया। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, और उनके वित्त मंत्रालय में जगदीश देवड़ा जो हैं, जगदीश देवड़ा वो वित्त मंत्री के तौर पर उन सरकार में विराजमान हैं। उन्होंने दिनांक 9 मार्च 2022 को बुधवार को विधानसभा में मध्य प्रदेश का बजट को प्रस्तुत किया, और इस दौरान सरकार की के तरफ से कई बड़ी घोषणाएं और प्रावधान की भी जानकारी दी गई। तो इन बड़ी घोषणाओं में विधानसभा के अंदर में जब मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो दिया, इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं जो आप देख सकते हैं। जैसा कि उन्होंने पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात उन्होंने की, आप देख सकते, सबसे पहले मैंने छोटा सा एक विवरण दिया है कि सरकार इस बजट के माध्यम से आपके क्या क्या ला रही है, और ये जो आपके मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि बजट से 1 या 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो प्रश्न जो है योजना से संबंधित हो, चाहे वो प्रश्न आर्थिक विकास से संबंधित हो, चाहे वो प्रश्न जो है आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, अर्थात कि आपके अर्थशास्त्र, मध्य प्रदेश के अर्थशास्त्र से रिलेटेड हो, तो इससे आपको 1 या 2 प्रश्न आएगा ही। और उसी प्रकार से मैं साथ साथ में जो प्रमुख कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक छोटा सा मैंने एक यहाँ पर एक सर्वेक्षण के तौर पर आप कह सकते हैं कि मुख्य पॉइंट के माध्यम से हमने यहाँ पर आपको बताया है कि हो सकता है ये आपके मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये क्वेश्चन बन सकता है, और उसे मैं कोशिश किया हूँ कि भाई आसान भाषा में आपको समझाया जाए कि आखिर बजट के अंदर, आर्थिक वार्षिक वित्तीय विवरण के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार अर्थात वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने क्या प्रस्तुत किया है, क्या वहां की जनता के लिए ऐसा क्या घोषणाएं की है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो एक लाडली लक्ष्मी योजना एक नया प्रावधान लाया। मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के लिए एक नए प्रावधान, हालांकि लाडली लक्ष्मी योजना दिल्ली सरकार के अंदर में भी थी, बाकी के और राज्यों में भी है, इस पर भी हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना आखिर है क्या। दूसरा, बजट में मेंशन ये किया गया है कि इस बार सरकार अर्थात मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट 4584 किलोमीटर सड़क बनवाने वाली है। भारत के अंदर में सड़क बनाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, और उसी में आपका जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना, इस प्रकार से तो 2 प्रकार की योजनाएं होती हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना होती है और एक राज्य सरकार की योजना होती है। राज्य सरकार की जो योजनाएं होती हैं जिसमें सड़क बनाने का जिम्मेवारी प्रावधान जो है राज्य सरकार लेती है, जिसे मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत। तो इस बार सरकार ने 4584 किलोमीटर सड़क बनवाने का प्रावधान अपने बजट के माध्यम से कहा है कि भाई इस बार हमारा टारगेट है कि इस 1 साल के अंदर में सरकार 4584 किलोमीटर और नए सड़क का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में करने वाली है। चाहे वो सड़क ग्रामीण सड़क हो या शहरी सड़क हो, या ग्रामीण सड़क किसी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता हो, क्योंकि अगर हम बात करेंगे सड़क की बात करेंगे तो कई प्रकार के सड़क होते हैं। राष्ट्रीय सड़क जिसे नेशनल हाईवे आप कहते हैं, नेशनल हाईवे आपका कहते हैं, स्टेट राज्य स्तरीय सड़क होता है, वहीं जिला स्तरीय सड़क होता है, ग्रामीण स्तरीय सड़क होता है। वहीं पर अगर आप बात करें तो आपका बॉर्डर से संबंधित जो सड़क होता है, जिसको बॉर्डर अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट उस माध्यम से निर्माण करते, तो सड़क कई प्रकार के होते हैं। तो मुख्यमंत्री अपनी योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से 4584 किलोमीटर सड़क बनवाने का प्रावधान इस बार मध्य प्रदेश
अपने बजट के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। वहीं पर बात करें कि इस बार फिर से मुख्यमंत्री पशुपालन योजना के लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मुख्यमंत्री पशुपालन योजना क्या है, इन चीजों पर भी हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें लाडली लक्ष्मी योजना की, कि लाडली लक्ष्मी योजना है क्या, तो इसके तहत अगर हम बात कीजिए कि लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारत सरकार के द्वारा चल रहा है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि बजट 5 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से बजट कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक सामान्य बजट, उसमें से हमने एक जेंडर बजट की बात की थी, और जेंडर बजट में हमने कहा था कि लिंग के बेस के आधार पर सरकार जो है बजट को निर्धारित करती है। कभी कभी लिंग को बढ़ावा, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे देश के अंदर में सेक्स रेशियो बहुत कभी कम होता है, अब अंतर बहुत ज्यादा है, अब शिक्षा लिंग के आधार पर शिक्षा में काफी अंतर है। तो जेंडर बजट के माध्यम से महिलाओं को इंपावर करने के लिए, विमेन इंपावरमेंट के लिए, या कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार अलग तरीके से बजट लाती है। इस बार हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों के लिए भी चाइल्ड बजट स्पेशली लाया है। तो चाइल्ड बच्चों के विकास के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी बजट लाया है सरकार ने, मध्य प्रदेश ने इस बार। तो वहीं पर जो लाडली योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, इस योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से पंजीकरण के समय से लगातार 5 वर्षों तक 6-6 हजार रुपया मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के तहत निधि में जमा करवाने जा रही है। अब उस निधि में जमा करवाएगी, अर्थात कि कुल राशि रुपए का 30,000 बालिका के नाम पर जमा किए जाएंगे, और ये बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2,000 और कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर इस प्रकार से पैसे उनको प्रावधान किया जाए। तो लक्ष्मी योजना, अब ये बताइए कि लाडली लक्ष्मी योजना है, तो इसमें अगर बालिका को, तो यहां पर विमेन एम्पावरमेंट हुआ ना, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हुई ना। अब इसी योजना के माध्यम से हमारे घर के जितने भी हैं, कहीं ना कहीं इस लालच से आप कह सकते हैं कि अपनी बेटी को पढ़ाने की बात करेंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान का भी एक मुख्य हिस्सा बन सकता है। सो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है, और आने वाले कल में इस लक्ष्मी योजना के तहत, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बालिका के एजुकेशन में भी काफी बढ़ावा मिल सकता है। तो सरकार का काफी बेहतर ही आप देख सकते हैं कि काफी बेहतर अप्रोच है इस गवर्नमेंट का, और यही लाडली लक्ष्मी योजना के नए प्रावधान के तहत हो रहे हैं। वहीं पर हम बात करें मुख्यमंत्री पशुपालन योजना के लिए सरकार ने 150 करोड़ का प्रावधान किया। तो मुख्यमंत्री पशुपालन योजना है क्या? मुख्यमंत्री पशुपालन योजना में मध्य प्रदेश की सरकार अपने राज्य के निवासियों के लिए मध्य प्रदेश में पशुपालन लोन को निर्गत करवाने जा रही है, योजना चला रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि इस योजना के माध्यम से हर कोई व्यक्ति ये लोन ले सकता है, और इस योजना के अंतर्गत डेयरी फार्मिंग को व्यवस्थित किया जा सकता है। आप सोचिए, एक तरीके से अगर वह हमारे कहा जाता है कि व्यवसाय जो है, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे पढ़े लिखे व्यक्ति हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे आइडियाज होते हैं कि मैं बेहतर कर सकता हूं, अपने औद्योगिक में अपना व्यक्ति का रुझान होता है तो उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, परंतु पैसे के अभाव में व्यक्ति अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा पाता है। उस स्थिति में सरकार का दायित्व तो होता है कि उस प्रकार के व्यक्ति को आगे बढ़ावा दें। तो सरकार ने मुख्यमंत्री पशुपालन योजना के माध्यम से वहां के कोई हर व्यक्ति जो है डेयरी फार्मिंग के नाम पर या पशुपालन के नाम पर ये इस योजना का लाभ उठा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि इस योजना के तहत बेरोजगार युवा को एक नया रोजगार देने का प्रावधान हो सकता है, शुरू किया जा सकता है। रोजगार, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिलेगा तो पलायन, ग्रामीण लोग जो है शहर की ओर पलायन नहीं करेंगे अगर इस प्रकार की योजना अगर मिलेगी तो। वहीं पर कहा गया है कि इस योजना के तहत कि देख सकते हैं कि 10 दूध देने वाले वल्वे जानवर को रख सकता है, चाहे वो भैंस हो, गाय हो, बकरी हो। 5 से अधिक पशुओं के लिए लोन दिया जाएगा, और उस लोन का अधिकतम जो राशि होगा 10 लाख रुपए होंगे, और सभी वर्ग के लोगों के इस योजना को लाभ उठाए। अब इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी है, क्योंकि बेरोजगारी किसी एक जाति और धर्म तक सीमित नहीं है।
बेरोजगारी हर जाति और धर्म तक दिन पर दिन फैलता जा रहा है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री पशुपालन योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार ग्रामीण युवाओं के लिए, जो बेरोजगार हैं, जो चाहते हैं कि कुछ अपनी रोजी रोटी का प्रबंधन अपने ग्रामीण क्षेत्र में करे, और सरकार उसको आसानी से लोन के माध्यम से अपने, और इससे क्या होगा, इससे यह भी होगा कि भाई डेयरी क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा राज्य के अंदर में, है ना। सो बहुत सारे ऐसे कदम जो है आपको मध्य प्रदेश सरकार जो है उन्होंने उठाई है। एक चीज, ये बात को समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक लाडली योजना हमने आपको समझाया, फिर हमने रोड की बात की, और फिर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री पशु योजना के तहत आपने देखा कि 150 करोड़ सरकार जो है इसके तहत प्रावधान। वहीं पर हम बात करें कि महिला स्व सहायता समूह के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया जाता है। ये क्या है भाई? अब देखिए, बड़ा अजीब सी बातें हैं। सरकार तो काफी अच्छे बहुत सारे प्रोग्राम लाती है, परंतु वो प्रोग्राम की जानकारी जो है, वो स्कीम्स योजना की जानकारी जन जन तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस स्थिति में सरकार का या फिर हम सभी का दायित्व तो होता है कि उस योजना का लाभ उठाया जाए। अब महिला जो स्व सहायता समूह है, एक महिला स्व सहायता में बहुत सारी महिलाएं स्वयं खुद एक ग्रुप बनाकर आपस में एक दूसरे को मदद करती है, उसमें कुछ फंड जमा करते हैं। जैसे महिलाएं जो छोटे मोटे अमाउंट जो हैं वो अपने एक समूह के माध्यम से, एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है, उसमें वो पैसे जमा करती हैं। जैसे मान लिया कि 10 महिलाओं ने ये निर्णय किया कि हम लोग अपने महीने के 150 या 200 की जो बचत है उसको एक समूह में डालेंगे, और समूह में वो डालती हैं। और महिलाएं जब समूह में सभी डालती हैं और किसी कारणवश किसी महिला को पैसे की आवश्यकता अधिक पड़ जाता हो, तो उस समूह से वो महिलाएं जो है उस पैसे को बाहर निकाल सकती हैं। तो इसमें सरकार ने इनको मदद किया कि ठीक है, महिला स्वयं सहायता समूह जो है उसमें अलग से सरकार 2000 करोड़ का प्रावधान करेगी। मतलब उनके फंड में 2000 करोड़ रुपया जो है उसमें डालेंगी, ताकि महिलाओं की जरूरत जो है समय समय पर उनकी पूर्ति की जाए। और ये महिला के सशक्तिकरण में भी एक बेहतर कदम हो सकता। महिला जागरूक होंगी, अब किसी मनी लेंडर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में छोटे मोटे जो कार्य हैं खुद के बल से वो कर सकती हैं। तो महिला और स्वयं सहायता समूह के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने 2000 करोड़ का प्रावधान किया है। सबसे बड़ी बात यह है, एक बहुत ही बेहतर और भी स्टेप है। क्या स्टेप ये है कि सिंगरौली जो है, वहां का जिला सिंगरौली में इंजीनियरिंग कॉलेज और माइनिंग में इंजीनियरिंग की डिग्री भी देने की बात की। मतलब सिंगरौली जो है उसमें आप कह सकते हैं कि वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने कदम उठाने की बात कही है अपने बजट के माध्यम से। तो ये भी आपका प्रमुख पेपर में आ सकता है कि सिंगरौली में इंजीनियरिंग कॉलेज अपने इस साल के बजट में कहां इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने जा रही है? सिंगरौली में खोलने जा रही है। माइनिंग में, वो भी माइनिंग में, किसमें इंजीनियरिंग होगी? माइनिंग में, क्योंकि भाई बहुत सारे हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत है मध्य प्रदेश के अंदर में, और ऐसे स्थिति में एक बेहतर औद्योगिक होने के लिए एक आप तकनीकी का होना अति आवश्यक है। तो उस प्रकार से अगर माइनिंग में बेहतर अगर करने के लिए अगर राज्य सरकार जो है इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कर रही हो माइनिंग में, तो उस राज्य के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही बेहतर ये कदम हो सकता है ना। वहीं पर मध्य प्रदेश सभी शहरों में हवाई यातायात सेवा शुरू करने वाली, बड़ा बात की बात है। जन जन तक को डोमेस्टिक एयरवेज से जोड़ने का जो काम अगर होता है राज्य के अंदर में, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि जितने भी जो प्रमुख शहर हैं मध्य प्रदेश के, और सारे शहर अगर एयरवेज से कनेक्टेड हो, घरेलू डोमेस्टिक एयरवेज से कनेक्टेड हो, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और सरकार ने कई ऐसे चलाए, उड़ान जो योजना है भारत सरकार का भी, उड़ान का भी तो यही मकसद है कि भाई भारत के अंदर के जो जितने भी राज्य हैं और उस राज्य के छोटे छोटे शहर को भी हवाई वेज के साथ जोड़ा जाए, ताकि जो जीवन जो है बहुत ही और भी आसान हो जाए, है ना। तो यहीं पर भी मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कहा कि सभी शहरों को हवाई यातायात की सेवा शुरू करने की बात इस बजट में मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि दो ऐसे जिले हैं जैसे मंडला
और छिंदवाड़ा, जहां पर आदिवासी जनजाति ज्यादा रहते हैं, आदिवासी जनजाति के लिए। तो भाई बजट में हमने तो कहा था, जेंडर बजट की बात हुई थी और कुछ स्पेशल बजट की भी बात की गई थी। तो उन्होंने इस बजट के माध्यम से मंडला और छिंदवाड़ा में आदिवासियों के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करने की बात कही है। कौशल विकास केंद्र के माध्यम से मैंने कहा था कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक संसाधन प्राकृतिक संसाधन होता है और दूसरे संसाधन मानवीय संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधन तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है ही, वो तो आपका गॉड गिफ्टेड है, लेकिन मानवीय संसाधन को भी बेहतर किया जा सकता है। नॉन परफॉर्मिंग मैन जिसे आप कहते हो, इसलिए एक आर्टिकल के तहत कहा गया था कि किसी भी देश की जनसंख्या अगर नॉन परफॉर्मिंग है, अगर पॉपुलेशन नॉन परफॉर्मिंग है तो पॉपुलेशन इज जस्ट लाइक अ पॉल्यूशन। बट अगर वो पॉपुलेशन परफॉर्मिंग हो गया, उस पॉपुलेशन के पास स्किल डेवलपमेंट है, उसके अंदर में कौशल है, तो वो एज ए मानवीय संसाधन के तौर पर उभर सकता है और वो हमारे देश के एसडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक बेहतर स्थान कायम कर सकता है। तो सरकार जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को बेहतर करने के लिए, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, उनके मानवीय विकास के लिए उन क्षेत्र में स्पेशली मंडला और छिंदवाड़ा में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की है। अब याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में एमपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए या फिर आदिवासी के लिए सरकार ने कौशल विकास केंद्र की स्थापना की है। तो ये इसमें से हो सकता है आपका मंडला और छिंदवाड़ा। मंडला और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां पर आदिवासी के लिए विकास कौशल विकास केंद्र की स्थापना करने जा रही है इस बजट के माध्यम से। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बेहतर हो सकता है, इस पर ध्यान देने वाली बात है एमपीपीएससी के लिए। वहीं पर हम बात करें कि अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में 2011 के सेंसस के आधार पर अगर देखा जाए तो करीब 15% से थोड़ा सा अधिक की जनसंख्या वहां अनुसूचित जाति के अंदर में आती है। और ऐसे स्थिति में एक देश का, एक किसी राज्य का इतना बड़ा तबका अगर वो उसकी युवाओं को रोजगार अगर बेहतर ना मिले तो ऐसे में ये राज्य के लिए बहुत ही गलत बात है। तो अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार के लिए सरकार ने अलग से 40 करोड़ का प्रावधान किया है। ये आपके मध्य प्रदेश के बजट में इस बार की घोषणा में वित्त मंत्री ने विधानसभा में घोषणा। जब मैं बजट देख रहा था उस वक्त विधानसभा में कांग्रेस जो ऑपोजिशन जो है उनमें काफी हंगामा भी चल रहा था। उस स्थिति में भी सरकार के वित्त मंत्री ने अपने बजट को पेश कर रहे थे। मुझे लगता है कि भाई देश का इतनी बड़ी अगर प्रदत्त है, इस देश की राज्य का इतना बड़ा अगर चीज की अगर डिस्कशन हो तो इस प्रकार के हो शोर शराबा और हल्ला मुझे लगता है सदन के लिए बेहतर नहीं होता है। पता नहीं भारत देश या फिर भारत के राज्यों के लोग जो हैं कब समझेंगे कि देश में जो बहस एक को मानवीय और अमानवीय तरीके से ना हो, क्योंकि मानव के विकास के बारे में हम लोग सोच रहे हैं और मानव का विकास को एक शांतिपूर्वक तौर पर सोचना ये मानवीय धर्म का एक दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट नहीं बदलेंगे वो लोग, भारत के मंत्रिमंडल के लोग और चाहे सदन के लोग, जो भी हो, भारत के हो या राज्यों को हो। तो अनुसूचित जाति के लिए युवाओं को रोजगार के लिए 40 करोड़ की प्रावधान यहां पर किया गया है। इस बात को भी आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। वहीं पर पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए भी सरकार ने 50 करोड़ का, क्योंकि भाई जैसे कि हमारी सरकार जो, अगर हम बात करें, हमारे संविधान ने रिजर्वेशंस की बात की, तो रिजर्वेशंस को लेकर काफी मुद्दा अक्सर बर्निंग न्यूज रहता है। सरकार का इस बार भी 10% जो है ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिक सेक्शन जो वर्ग के लोग के लिए, सेक्शन के लोग के लिए सरकार ने पिछले भारत के अंदर में रिजर्वेशंस के प्रावधान तो किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रिजर्वेशन जो है लाने का मेन मकसद है कि समानता को कैसे स्थापित करे। अगर वो कई वर्षों से व्यक्ति डिप्राइव्ड है, कई वर्षों से
अगर हम बात करें कि सदियों से अगर वो डिप्राइव करने का मतलब वो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर या हर तरीके से सांस्कृतिक तौर पर। तो अगर हम देश के अंदर में आर्टिकल 14 के तहत अगर हम समानता की बात कर रहे हैं कि हम सब एक हैं, तो असमान यहां पर है और उसको समान रहने के लिए उसको ऊपर उठाना ही होगा। इस प्रकार के रिजर्वेशन तो देना ही होगा उसको, ताकि हम सब एक बराबर हो, इक्वालिटी के फॉर्म में हो, एकता के फॉर्म में समानता के अधिकार का यूज यहां पर हो सकता है आर्टिकल 14। तो यहां पर पिछड़ा वर्ग की युवाओं को रोजगार देने के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार ने 50 करोड़ का प्रावधान किया है। ये बेहतर है ना। तो ये बहुत ही प्रमुख है और इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कई प्रश्न इस पर बनाया जा सकता है आपका। तो ये देखिए आपके एग्जाम के लिए क्या, लाडली लक्ष्मी योजना, यहीं पर आपका ये हो सकता है मुख्यमंत्री पशुपालन योजना, ये भी आपके एमपीपीसीएस के एग्जाम में आ सकता है। आप महिला स्व सहायता समूह आ सकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जो है ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। वहीं पर मंडला छिंदवाड़ा में जो आदिवासियों के लिए जो कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है, ये भी आपके पेपर में आपके मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आ सकता है आपका, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप देखिए, आप इसे पढ़िए, आप समझिए, आप मल्टीपल टाइम्स आप उस चीजों को रिवाइज कीजिए आपका। चलिए हम बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ये देखा, अब कुछ पॉइंट और भी है। अब इस बजट के माध्यम से और क्या क्या किए गए हैं, तो इस बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह प्रोत्साहन योजना फिर से शुरू करेंगे। मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री कल्याण जो योजना है, महिला मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह प्रोत्साहन योजना की बात की गई है। तो इसके तहत क्या है भाई मुख्यमंत्री, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बजट में कहा गया कि भाई इसे हम फिर से शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है क्या, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे भाई मध्य प्रदेश, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का जो शुभारंभ जो है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया। इसके पीछे के मकसद की अगर हम बात करें कि राज्य में गरीबी रेखा से नीचे वाले जितने भी परिवार हैं या जरूरतमंद हैं, बेसहारा परिवार की बात करते हैं, पुअर की हम बात करते हैं, या नीडी जो जरूरतमंद की बात करते हैं, वैसे फैमिली की बेटियां जो हैं जिनके गरीबी रेखा से नीचे हैं, या फिर वो जिनके फादर नहीं है, अर्थात विधवा महिला की बेटी है वो, या किसी गरीब निर्धन की बेटी है, ऐसी स्थिति में विवाह उनके लिए एक बर्डन बन जाता है। तो विवाह जब बर्डन बन जाता है, और हमारे यहाँ की जो परंपरा, हमारी जो सभ्यता, हमारी जो जीवन यापन जिस प्रकार से राज्य के अंदर में है कि हमारी सोच आज भी बहुत ही सीमित है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लाया गया मध्य प्रदेश की सरकार ने, कि कहा कि जरूरतमंद बेटियों के, गरीबी रेखा से जो नीचे आने वाले जितने भी परिवार जो है जरूरतमंद हैं, उन सभी जरूरतमंद को मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना के तहत उनको मदद किया जाएगा। और इस योजना के माध्यम से कहा गया कि इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं पर मध्य प्रदेश सरकार जो है पैसा खर्च करेगी। 51,000 रुपए आर्थिक सहायता की बात मध्य प्रदेश की सरकार कहती है। इसमें भी अपडेट भी किए गए हैं। मतलब अगर सामूहिक विवाह आप करते हैं बहुत सारे, और इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत जो है मध्य प्रदेश की सरकार वो विवाहित कन्या को 51,000 रुपया आपको प्रदत्त करेगी, वो आपको आर्थिक सहायता के तौर पर मदद करेंगी। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बेहतर हो सकता है। ये पूछ सकता है कि इनके लिए है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर में है कि इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की बात की गई है। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार, जरूरतमंदों के लिए ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मिलेगा। ये बिहार के अंदर में भी चलाया गया था, बाकी के अन्य राज्यों में भी ये चलाए गए हैं। तो इससे फिर से मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको रिन्यूअल्स करके उसको मुख्यमंत्री कन्या योजना को आपको चला रही है। आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो सकता है आपके एग्जाम में ये आए। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ठीक है, ये हमारे बजट में बात की गई है। चलिए इसकी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया, मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन योजना फिर से शुरू करेगी। वहीं पर मध्य प्रदेश ने 11 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाएंगे।
भाई बढ़ो, बहुत बेहतरीन बात है कि भाई मध्य प्रदेश सरकार 11 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने जा रही है। सो 11 नए इंडस्ट्रियल एरिया जो होगा ये क्या है भाई, अब यहां से इस इंडस्ट्रियल एरिया के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के अंदर में रोजगार का सृजन होगा और मध्य प्रदेश के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जब इंडस्ट्री खुलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया जब खुलेगा तो इंडस्ट्री नए नए आएंगे और नए नए जब इंडस्ट्री आएंगे तो राज्य के अंदर में औद्योगिक बनेगा, नए नए रोजगार का सृजन होगा, नए नए प्रोडक्शन बनेंगे और परिणाम स्वरूप ये होगा कि राज्य की आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होगी और यहां के रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय में भी काफी बढ़ोतरी मिलेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 11 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का प्रावधान इस बजट के माध्यम से किया है ना। वहीं पर अगर हम बात करें पशु चिकित्सक के लिए सरकारी डॉक्टर को घर पर विजिट करने की बात, ये बड़ा बहुत बात है भाई। पशु को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है, एक तो अगर पशु हो उस पर से पशु बीमार हो तो ऐसी स्थिति में बहुत बर्डन सा हो जाता है और कई पशु का देहांत भी हो जाता है क्योंकि उसके घर वाले जो हैं, उसके आसपास जिसके जो ऑनर हैं, उस पशु को बेहतर उपचार नहीं कर पाते हैं और ना ही बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश ने पशु चिकित्सा के लिए सरकारी डॉक्टर घर पर विजिट करने का प्रावधान किया। ये बहुत ही बेहतर है ताकि पशुओं में बीमारी फैले नहीं, है ना, और आपका राज्य बेहतर तरीके से वो बेहतर हो सके, है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं कि पशु चिकित्सा के लिए सरकारी डॉक्टर घर पर प्रावधान किया है। एक समय में मध्य प्रदेश को बीमारू स्टेट के तौर पर कंसिडर किया जाता था, है ना, स्वास्थ्य में। लेकिन हालांकि जिस प्रकार से हम लोगों ने बेहतर अपने आप को उत्थान किया है राज्य के अंदर में, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। सो मध्य प्रदेश में सड़कों के लिए 108 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पर बेसहारा गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू करने की भी बात मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। अब जैसे हमारे अगर हम बात करें कि आपको देखें, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में 90.89% की जनसंख्या हिंदू जनसंख्या है और हिंदुओं में गायों का एक अलग ही महत्व की बात की जाती है। ऐसी स्थिति में हिंदू राज्य के अगर तौर पर अगर देखा जाए तो वहां की सरकार ने बेसहारा गाय, जो कि भटकता हुआ सड़क शहरों में इधर कूड़ा करकट खाते हुए वो भटकते रहते हैं, ऐसी स्थिति में सरकार ने बेसहारा गाय की सेवा के लिए नई योजना शुरू की है। उनके लिए काऊ शेड जो है का प्रावधान भी किया है ताकि ये इधर उधर ना भटके और उनको बेहतर तरीके से उनका उपचार हो और उनका बेहतर तरीके से देखरेख हो सके। तो बेसहारा गायों के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार ने ये किया है और इसका रीजन ये है कि मध्य प्रदेश में 90.89% की जनसंख्या क्या है, हिंदू है और हिंदू के लिए गाय जो है महत्वपूर्ण माना जाता है ना, पूजनीय माना जाता है। तो ऐसे में गायों के लिए, मुझे लगता है कि सिर्फ गायों के लिए ही क्यों, और भी पशु के लिए भी होना चाहिए। पशु तो पशु होते हैं, चाहे गाय हो, बकरा हो, चाहे कुछ भी हो, बट ठीक है, सरकार की मर्जी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। देखिए एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए आपको इसको एक बार दो बार इस वीडियो को बार बार आप देखें, है ना। वहीं पर सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान किया है। बिजली सब्सिडी, आप जानते हैं कि आज का जो दौर है इलेक्ट्रिसिफिकेशन के लिए सरकार बहुत ही तत्पर है हर घन जन तक, ताकि देश के अंदर में, राज्य में पॉल्यूशन ना हो ज्यादा। आज इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से किसानों को सही तरीके से उनके फसल इरिगेशंस होते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी काफी महंगा होने के कारण जो है किसान या फिर आसपास सभी लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए भी प्रावधान किया और उसने 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कि मध्य प्रदेश के लोग, चाहे किसान लोग हैं, चाहे गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, या अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, उन सभी को लिए बिजली सब्सिडी दिए जाएंगे। तो इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान जो मध्य प्रदेश के एमपी बजट में देखने को मिला। वहीं पर अगर हम बात करें जनजातीय विकास निगम का गठन,
मध्य प्रदेश ने जनजातीय विकास निगम का भी गठन करेगा। साथ साथ में आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक वाहन, जिस प्रकार से हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो वाहन हो, हमारे जो व्हीलर्स गाड़ियां जो हो, है ना, पेट्रोल पर ना हो, हम पेट्रोल पर निर्भरता को कम करें। तो सरकार जो है इलेक्ट्रिक वाहन को, मोटिव को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए सरकार ने ये कहा कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी वाहन आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना समस्या नहीं है, उस वाहन को चार्ज करना सबसे बड़ी समस्या है। तब जिस प्रकार से भाई पेट्रोल पंप होता, जगह जगह पे एलपीजी होते हैं जगह जगह पर, ताकि आप वहां से आप करवा सकते हैं, तो वैसे ही अगर सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अगर चार्जर की व्यवस्था कर दी चार्ज करने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश ने कहा कि भाई जितने भी बड़े शहर हैं उन सभी जगह पर चार्जिंग स्टेशन बनवाए जाएंगे पेट्रोल पंप की तरह, ताकि आपको इलेक्ट्रिक वाहन लेने में आपके लिए सुविधा हो। तो ये भी बात की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यह कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत दक्षिण भारत की यात्रा कराई जाएगी। दक्षिण भारत जैसे रामेश्वरम हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी हैं, तो वहां पर हिंदू सर्किट बहुत ज्यादा है। और मुख्यमंत्री इस बार के दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा उन्होंने चलाया था, जिसमें अयोध्या के भ्रमण की बात की थी, और हमारे मुस्लिम भाई समुदाय के लिए उन्होंने मक्का के भी दर्शन की बात किया गया था। तो इस बार इस बजट में भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना दक्षिण भारत कराने की बात की गई। दक्षिण भारत में ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना क्या है? तो इस तीर्थ दर्शन योजना के जरिए मध्य प्रदेश के लाखों लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं, और योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने नियम और शर्त बनाई थी, जिसके तहत 60 वर्ष के अधिक आयु के श्रद्धालु को मध्य प्रदेश के, वो सिर्फ मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासी होने चाहिए, बाकी के अन्य राज्य के नहीं होने चाहिए, उनमें इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। और इसके अलावा 60% से अधिक दिव्यांग को आयु को भी छूट देने की बात इस योजना के तहत की है। तो ये योजना जो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 60 वर्ष से अधिक वाले आयु वाले जितने भी श्रद्धालु बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासी हैं, उन सभी के लिए इस योजना का लाभ देने की बात इस बजट में किया गया है। इस बजट में किया गया है ना, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं आगे कि बिजली सब्सिडी के लिए हमने बात किया, जनजातीय विकास की बात की, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों को चार्ज करने की बात की, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की भी बात कर ली हमने। अब साथ साथ में सरकारी आवास योजना के तहत आप देख सकते हैं 10 लाख हितग्राहियों को सरकारी योजना के तहत लाभान्वित की बात की गई है। 10 लाख जितने भी 10 लाख को ये योजना का सरकार, तो सरकारी योजना बहुत सारे, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हुआ, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हुआ, तो उसी के तहत लिंक्ड होता है, राज्य के अंदर की भी योजना है, तो इसकी भी बात की गई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार के बजट में मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनके भी सीट बढ़ाए गए हैं साथ साथ में, तथा उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना करने की बात भी इस बजट के माध्यम से की गई है। मतलब यह हुआ कि उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए बजट मंजूर किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमपीपीएस में बन सकता है कि मेडिकल डिवाइस पार्क जो है मध्य प्रदेश राज्य के किस जिला में बनने वाला है? तो उज्जैन में बनने वाला। उज्जैन शहर में आपको बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बनेगा? उज्जैन शहर में बनेगा। तो ये भी आपके मध्य प्रदेश के लिए बहुत, एमपीपीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। एक और योजना आई थी जिसे हम अटल गृह ज्योति योजना कहते हैं। सो अटल गृह ज्योति योजना था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी जो योजना था, इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना, उस इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना का नामांकन कर दिया गया, अर्थात उसको रीनेम किया गया, उसको नाम को बदलकर अटल गृह ज्योति योजना किया गया, है ना। अटल ज्योति गृह योजना, है ना, अटल गृह ज्योति योजना। और इस अटल गृह ज्योति योजना के तहत सरकार सभी घरों में बिजली की खपत पर सब्सिडी प्रदत्त करने की बात कही कि यदि परिवार एक महीना में निर्दिष्ट, अगर हम
इकाई से अधिक अगर खपत करता है तो उसे मौजूदा दर पर पूरी खपत के लिए भुगतान करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली सरकार ने किया था भाई कि 100 या 200 यूनिट, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि भाई इससे अगर आप कम करते हैं तो आपको इस रेट पर देना होगा, अगर इससे अधिक अगर आप बिजली खपत करते हैं तो आपको इस रेट में देना हो। इससे क्या होगा कि बिजली के खपत पर एक अंकुश लगाए जाएंगे, है ना। तो ये आपकी 200 यूनिट की बात शायद दिल्ली गवर्नमेंट ने की थी, तो यहीं पर बात ऐसे ही आपको अटल गृह ज्योति योजना की बात जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने भी किया है आपका। तो ये एग्जाम के लिए आपके लिए एमपीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस प्रकार से एमपीपीएससी के जो प्रमुख जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा उस आंकड़े पर भी ध्यान दें जो आपके मध्य प्रदेश के एक बजट में, तो हम चलेंगे एक प्रमुख आंकड़े पर कि आखिर मध्य प्रदेश को एक हम लिस्ट बनाएंगे, एक कह सकते हैं कि एक सारांश पर बात करेंगे कि सरकार क्या क्या ला रही है और क्या क्या नहीं ला रही है ना। तो इस चीज पर भी अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश बजट पर एक नजर हम इस पर भी बात करने वाले हैं। सो ये आपके मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ये तो हमने सामान्यतः आपको बताया जो प्रमुखता इन सभी चीजों में आने वाला है। जैसा कि ये जो प्रमुख आपके स्कीम के तौर पर पूछ सकता है आपकी एमपीपीएससी के अंदर में, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना हुआ, मुख्यमंत्री पशुपालन योजना हुआ, ये प्रमुख थे। ये आपके क्या थे, विधानसभा की जो प्रमुख घोषणाएं थे, है ना। अब जो आगे की जो वीडियोज में हम बात करने वाले हैं, आगे का जो सेक्शन, ये इस पर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं क्योंकि एमपीपीएससी के एग्जाम के पर्पस से बजट के बेस के आधार पर हमने कुछ बातें कही यहां पर। अब जो आपका जो वीडियो आने वाला नेक्स्ट, जो इस पर हम काम करने वाले हैं कि हम इस पर हम बात करेंगे कि भाई मध्य प्रदेश की हम एक बजट की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश इस साल कितना रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला है, कितना खर्च करने वाला है, उनकी अनुमानित आय क्या है, इस बार की अनुमानित व्यय क्या है। इन सभी चीजों पर हम एक साथ चर्चा करेंगे एक एक करके लिए। तो अभी इस वीडियो में हम इतना देखते हैं, इसके जस्ट दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश बजट पर एक नजर की मध्य प्रदेश सरकार जो इस बजट में कितना पैसे खर्च कर रही है, कितना पैसे इकट्ठा कर रही है, उन सभी चीज पर हम बात करते हैं। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आपके मध्य प्रदेश के बजट के एक नजर पर हम चर्चा करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हम यहीं पर इस बात को समाप्त करते हैं। बाकी सेकंड का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और भी ज्यादा होगा। ठीक है, थैंक यू।